सो हम लोग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स के ऊपर जो ड्रग्स हमारे पास अफेक्ट करती हैं, हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे। और उन ड्रग्स के अंदर हमने सबसे पहली क्लास जो डिस्कस करनी स्टार्ट करी थी, दैट इज हिमैटिनिक्स, राइट। हिमैटिनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और हिमैटिनिक्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट आता है आयरन, हमने उसके बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या चीज है? इरिथ्रोपोइटिन बेसिकली क्या है? इरिथ्रोपोइटिन हमारी बॉडी में किडनी के अंदर सिंथेसाइज होने वाला एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमारे पास हेल्प करता है इन वेरियस हमारे पास ब्लड रिलेटेड और जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर। अभी हमारी बॉडी के अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन है वो सिंथेसाइज कब होता है? जनरली हमारे पास अगर हाइपोक्सिया जब हो जाता है तब उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के केस में हमारे पास क्या हो जाता है? इरिथ्रोपोइटिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है हमारी किडनीज के अंदर सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ इरिथ्रोपोइटिन जो है वो लिवर के अंदर भी सिंथेसाइज होता है। और जब हमारे पास किडनी फेलियर हो जाता है तो जो ये लिवर वाला जो हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन हमारे पास जनरेट होता है, दैट इज हेल्पफुल। अभी हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन का आता है कि फंक्शन क्या क्या है। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रोलिफरेशन। जो हमारे पास ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है उसका जो प्रोसेस है उसके अंदर रेगुलेशन का काम करता है इरिथ्रोपोइटिन। और हमारे पास जो ये प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है बोन मैरो के अंदर उसको हमारे पास स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। और जब हमारे पास और उसके अलावा हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को भी हमारे पास स्टिमुलेट करता है। और अगर हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो तो वो इंडिकेट करता है कि किडनीज जो है वो डैमेज हो गई हैं। और उसके अलावा हमारे पास पेशेंट को एनीमिया हो गया है। और हमारे पास अभी हमारे पास क्या होता है कि हम डीएनए रिकम्बिनेंट जो थ्योरी जो हमारे पास डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसके यूज से हम क्या करते हैं? इरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस कर लेते हैं और हम उसको एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हो जाए या फिर हमारे पास प्रीमेच्योर बेबीज में जो एनीमिया हो जाता है या फिर जो हमारे पास एड्स के पेशेंट होते हैं जो कि AZT हमारे पास कंज्यूम कर रहे होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम इरिथ्रोपोइटिन देते हैं। और इरिथ्रोपोइटिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हाइपोटेंशन कॉज करता है। और हमारे पास इसकी 25 to 100 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो पर केजी हमारे पास 3 times per week इसकी डोज जो है वो दी जाती है। सो क्या होता है इरिथ्रोपोइटिन? एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाए, ठीक है, तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम हिमैटिनिक्स देते हैं। अब हिमैटिनिक्स के अंदर जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था? आयरन और आयरन के सप्लीमेंट्स। और आयरन के सप्लीमेंट्स के अंदर हमने फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस ग्लाइसिन सल्फोनेट के बारे में पढ़ा, राइट। तो अब हमने उसके साथ ही पढ़ा था कि फेरस की वजह से हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, और हमारे पास उसके अलावा हमारे पास GIT इरिटेशन कॉज करता है, राइट। तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव है, उसके अलावा एक और ड्रग है इरिथ्रोपोइटिन। अब इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ सिंथेसाइज होता है? किडनी के अंदर सिंथेसाइज होता है और लिवर के अंदर भी सिंथेसाइज होता है। अब जनरली हमारे पास ये बहुत कम अमाउंट में सिंथेसाइज होता है क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? इरिथ्रोपोइटिन हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन इन द बोन मैरो। अब हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन करता क्या है? क्या काम होता है इरिथ्रोपोइटिन का? ये स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन को, डिफरेंशिएशन को और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को। तो इरिथ्रोपोइटिन जब हमारे पास ये स्टिमुलेशन कॉज करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि इरिथ्रोपोइटिन की वजह से हमारे पास अगर इरिथ्रोपोइटिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि या तो किडनी डैमेज है पेशेंट के अंदर या फिर पेशेंट को एनीमिया हो गया। और क्योंकि अगर एनीमिया हो गया तो हमारी बॉडी क्या करती है?
इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा सिंथेसाइज करने लग जाती है, राइट। और इरिथ्रोपोइटिन अगर ज़्यादा सिंथेसाइज करने लगी है उसका क्या मतलब है कि बॉडी को ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही और हमारे पास उस वजह से आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं है। अब हमारे पास एनीमिया को ट्रीट करने के लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस कर लेते हैं और इरिथ्रोपोइटिन को यूज करते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। प्रीमेच्योर बेबीज के अंदर जब हमारे पास एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया जो हमारे पास रीनल फेलियर की वजह से हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन दिया जाता है। और उसके अलावा एड्स के जो पेशेंट हैं उनके अंदर भी हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन दिया जाता है। अब इरिथ्रोपोइटिन के हमारे पास क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज कर देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हेमाटोनिक्स के अंदर विटामिन B12। हमारे पास विटामिन B12 भी यूज करते हैं। अब विटामिन B12 को जनरली, और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों का हम बोलते हैं मैचुरेशन फैक्टर्स। तो बेसिकली आरबीसीज की सिंथेसिस के लिए आयरन और इरिथ्रोपोइटिन रिक्वायर्ड होता है, और आरबीसीज के मैच्योर होने के लिए हमारे पास विटामिन B12 चाहिए होता है। अब विटामिन B12 हमारे पास होता क्या है, एक कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है हमारे पास, जिसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास विटामिन B12 है, ये सिर्फ मैचुरेशन के लिए नेसेसरी है। और हमारे पास अब विटामिन B12 जो है, ये हमारे पास इसके सोर्सेज क्या क्या है, जनरली हमारे पास एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि एनिमल लिवर से, या फिर एनिमल की किडनीज से, या फिर एग से, या फिर मिल्क से हमारे पास जो विटामिन B12 है वो हमें वहाँ से ऑब्टेन होता है। अब उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे कोलन के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी विटामिन B12 को सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर लेकिन जो हमारे पास जो ये विटामिन B12 है, इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास ये इंट्रिंसिक फैक्टर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाए, तो हमारे पास जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और उसके अलावा वन ऑफ द वेजिटेबल सोर्स जो हमारे पास विटामिन B12 का है, वो है हमारे पास लेग्यूम्स जो होते हैं, वहाँ से हमारे पास विटामिन B12 जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। अब जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन B12 की, वो हमारे पास इलियम से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ये हमारे पास होती है इंट्रिंसिक फैक्टर के हेल्प से। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, उसके जो पेरिएटल सेल्स होते हैं, वो हमारे पास ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जनरेट करते हैं। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। जब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, तब हमारे पास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ अमाउंट्स ऑफ जो विटामिन B12 है वो डिफ्यूजन से हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और उसके अलावा हमारे पास जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है और जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, वो हमारे पास कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो हमारे विटामिन B12 के। और लेकिन जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है वो हमारे पास विटामिन B12 के प्रेफर नहीं किए जाते। और उसके अलावा जो ट्रांसफ़र होता है हमारे पास विटामिन B12 का, वो ट्रांसकोबालामीन नाम का एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और हमारे पास जो विटामिन B12 है, इसकी स्टोरेज लिवर में हो जाती है, इसकी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, ये बाइल के अंदर एज इट इज एक्सक्रीट हो जाता है। और विटामिन B12 जो है ये प्लासेंटल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता है। हमारे पास अगर विटामिन B12 डाइट के अंदर लेना बिल्कुल बंद कर दें, तो हमारे पास कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे विटामिन B12 की जो अब लेवल है उसको डिक्रीज करने के लिए बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे पास लिवर के अंदर स्टोरेज होता है। तो हमारे पास हाई चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास मीट और ये मिल्क वगैरह कंज्यूम नहीं करते, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हमारे पास क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12। सबसे पहले तो हमारे पास DNA की जो सिंथेसिस होती है उसके अंदर विटामिन B12 चाहिए होता है। उसके अलावा अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B12 की, तो हमारे पास जो भी ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं हमारे पास, और उसके उनको अफेक्ट करता है, और हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड की डीजनरेशन हो जाती है।
और उसके अलावा हमारे पास जो सेंसेशंस होती हैं पोजीशन की वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे बॉडी के वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास लास्ट स्टेज के अंदर हमारे पास मेमोरी, कंफ्यूजन, हेल्यूसिनेशन, साइकोसिस कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। और उसके अलावा हमारे पास जो विटामिन B12 है ये फॉलिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके साथ भी इंटरलिंक्ड होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉलिक एसिड है उसकी जो फंक्शनिंग है प्रॉपर वो हमारे पास विटामिन B12 के प्रेजेंस में होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो अब क्या रिलेशन होता है हमारे पास विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के अंदर? जो विटामिन B12 होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिक एसिड को उस स्टेट में रखने के लिए जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो फॉलिक एसिड जो है वो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड के फॉर्म में हमारे पास बॉडी में रिक्वायर्ड होता है और इसी फॉर्म में हमारे पास एब्जॉर्ब होता है। अभी क्या हो जाता है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड जो है वो एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास गेन कर लेता है और मिथाइल ग्रुप के साथ जब रिएक्शन करता है तब हमारे पास 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। और जो ये मिथाइल फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर फॉलिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और इसके अलावा हमारे पास टॉक्सिक, न्यूरोलॉजिकल और फैटी एसिड हमारे पास प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं क्योंकि हमारे पास एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है मिथाइल फॉलिक एसिड की। हमारे पास जो विटामिन B12 होता है वो क्या करता है, मिथाइल फॉलिक एसिड जो है उसको वापस कन्वर्ट कर देता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड के अंदर THFA के फॉर्म के अंदर, और जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर वापस से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B12 की तो हमारी बॉडी के अंदर मिथाइल फॉलेट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो हमारे पास एबनॉर्मल फैटी एसिड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। और क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं हमारे पास विटामिन B12 के? सबसे पहले हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया occurs due to the absence of विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जब हमारे पास मैचुरेशन नहीं होती है और हमारे पास डिफेक्टिव आरबीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक और टाइप का एनीमिया कॉज करता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी विच इज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। अब पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, अब हमने जब एब्जॉर्प्शन डिस्कस करी थी विटामिन B12 की तब हमने डिस्कस करा था कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है ये हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पेरिटल सेल्स होते हैं वो हमारे पास सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और अगर हमारे पास विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे पास बॉडी के अंदर पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। और ये जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीज है और ये क्यों होती है, जब हमारे पास जो पेरिटल सेल्स हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन और उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन नहीं होती। अब उसके अलावा हमारे पास विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं, GI डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे पास डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की, और हमारे पास पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज हो जाती है, मेमोरी पुअर हो जाती है, डिप्रेशन कॉज हो जाता है। और जो अब हमारे पास जो विटामिन B12 है उसके हमारे पास कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स जो हैं वो नोट नहीं किए गए लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अब क्या हमारे पास प्रेपरेशंस यूज होती हैं विटामिन B12 की? सबसे पहले तो हमारे पास साइनोकोबालामीन यूज होता है 100, 500 या फिर 1000 माइक्रोग्राम पर ml की हमारे पास डोसेज आती हैं। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्सीकोबालामीन यूज होता है, उसका भी सेम हमारे पास 100, 500 और 1000 माइक्रोग्राम पर ml की डोसेज आती हैं। और अब हमारे पास यूजेस क्या क्या है, तो हमारे पास विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर हमारे पास यूज किया जाता है विटामिन B12 के जो प्रिपरेशन हैं, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर यूज किया जाता है, और जो हमारे पास कुछ ऐसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर भी हमारे पास विटामिन B12 जो है वो यूज किया जाता है। विटामिन B12 के बाद
जो नेक्स्ट हेमाटोनिक आता है हमारे पास, दैट इज फॉलिक एसिड। अब ये जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड हमारे पास एक येलो कलर्ड कंपाउंड होता है। फॉलिक एसिड जो है ये हमारे पास जो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा लिवर, एग, मीट के अंदर बेसिकली हमारे पास जो फॉलिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। अब जब हम फूड को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं तब हमारे पास जो फॉलिक एसिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसीलिए हमारे पास ये प्रेफर किया जाता है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको हम रॉ कंज्यूम करें, ताकि हमारे पास जो फॉलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी के अंदर ना हो। और हमारे पास जो डेली रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की, दैट इज 50 माइक्रोग्राम के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। अब जो फॉलिक एसिड है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और लिवर के अंदर स्टोर किया जाता है। नॉन टॉक्सिक होता है। फॉलिक एसिड जो है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड के अंदर, और डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड से हमारे पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बन जाता है, और अल्टीमेटली हमारे पास टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12। और हमारे पास जो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है, जो हमारे पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है, वो बाइल के अंदर सिक्रीट हो जाता है, जो कि वापस रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अब फॉलिक एसिड के हमारे पास क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं? फॉलिक एसिड जो है वो हमारे पास एसेंशियल होता है बॉडी के अंदर, जो हमारे पास DNA की सिंथेसिस होती है, और उसके अलावा जो हमारे पास मिथाइल फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास DNA के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और हमारे पास टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो RBCs की जब मैचुरेशन होती है उसके अंदर भी हमारे पास फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर फॉलिक एसिड की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाता है, डायरिया कॉज हो जाता है, ग्लोसाइटिस कॉज हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है और स्टेरिलिटी कॉज हो जाती है। अब फॉलिक एसिड के लिए हमारे पास जनरली 5 to 20 mg की डोजेस दी जाती हैं। और हमारे पास यूजेस क्या क्या होते हैं फॉलिक एसिड के? फॉलिक एसिड हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यूज किए जाते हैं, पर्नीशियस एनीमिया में यूज किए जाते हैं, मालएब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर यूज किए जाते हैं। मिथोट्रेक्सेट जो हमारे पास ड्रग होती है, मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग है, और उसका जो टॉक्सिसिटी हो जाती है उसके अंदर हमारे पास फॉलिक एसिड यूज किया जाता है। अब हेमाटोनिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ब्लड सब्स्टिट्यूट्स एंड प्लाज्मा एक्सपैंडर्स। प्लाज्मा एक्सपैंडर्स। अब ब्लड सब्स्टिट्यूट्स और प्लाज्मा एक्सपैंडर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? अब हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए तो उस फ्लूइड लॉस को काउंटर करने के लिए, किसी फ्लूइड लॉस हो जाए या तो किसी इंजरी की वजह से या फिर शॉक की वजह से, तो हमारे पास क्या किया जाता है? उस फ्लूइड लॉस को वापस मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर प्लाज्मा एक्सपैंडर्स दिए जाते हैं या फिर ब्लड के सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं। और हमारे पास अगर एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए या फिर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाए या फिर ट्रॉमा में चली जाए बॉडी, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट जो है वो डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर दे, या फिर एक्सेसिव डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो जाए, तो उसके केस में हमारे पास जो फ्लूइड्स यूज किए जाते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो तो यही है कि हम जो ब्लड है या फिर प्लाज्मा है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनको यूज कर लें। अब उसके अलावा हमारे बहुत बार ऐसे किया जाता है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या किया जाता है, हमारे पास बिना ब्लड को मैच करे हमारे पास कुछ कोलॉइडल प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं एक बारी बॉडी के फ्लूइड लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और उसके बाद हमारे पास क्या किया जाता है, बैग्स दिए जाते हैं, हमारे पास वापस जो है वो ब्लड के सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं। अब होल ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर तो क्या हो जाता है, अब हमारे पास अगर पेशेंट सर्जरी के अंदर है या एक्यूट हेमरेज हो गया है तो हमारे पास क्या किया जाता है, मैच किया जाता है ब्लड को, और हमारे पास प्रॉपर मैचिंग के बाद ही ब्लड बैग्स जो है वो लगाए जाते हैं ब्लड जो हमारे पास फ्लूइड लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए। और उसके अलावा हमारे पास अब ह्यूमन ब्लड जो है
वो तो जो हमारे पास जो पेशेंट्स डोनेट करते हैं वहाँ से हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास ड्राइड प्लाज्मा या सिर्फ प्लाज्मा के बैग्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या रिक्वायर्ड है हम उसकी जो है ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। अब ब्लड के अलावा हमारे पास जो कोलॉइडल प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स हैं उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स यूज होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हमारे पास डेक्स्ट्रान 40, डेक्स्ट्रान 70 और डेक्स्ट्रान 150 यूज़ किया जाता है। अब जो ये डेक्स्ट्रान 70 होता है ये हमारे पास सबसे कॉमनली यूज जो ब्लड प्लाज्मा एक्सपैंडर या फिर जो ब्लड सब्स्टिट्यूट्स हैं उसके अंदर डेक्स्ट्रान 70 यूज़ किया जाता है। अब डेक्स्ट्रान 70 जो है वो हमारे पास प्लाज्मा को 24 आवर्स तक एक्सपैंड कर सकता है और मिनिमम साइड इफेक्ट्स होती हैं। और उसके अलावा लेकिन कुछ जो हमारे पास डेक्स्ट्रान 40 है वो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर सकता है, लेकिन डेक्स्ट्रान 40 जो है ये हमारे पास रैपिडली एक्टिव होता है और हमारे पास ब्लड की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज की स्लजिंग होती है, जो हमारे पास क्लॉट्स बन जाते हैं, वो हमारे पास नहीं होता। अब पॉलीसेकेराइड्स के अलावा बॉडी के अंदर हम पॉलीविनाइल पायरोलिडोन भी यूज कर देते हैं। पीवीपी सिंथेटिक एजेंट होता है और इसके अंदर 3.5% सोल्यूशन यूज किया जाता है, नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन ये हमारे पास क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड के साथ इंटरफेयर करता है। उसके अलावा हमारे पास डिग्रेडेड जेलेटिन सोल्यूशन यूज किया जाता है, 3.5 to 4% सोल्यूशन, और ये हमारे पास जो एल्ब्यूमिन लाइक प्रेशर हमारे पास एक्सर्ट करता है और लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है डेक्स्ट्रान से। और लेकिन ये जो ड्रग है ये हमारे पास ना तो एंटीजेंस की फॉर्मेशन होती है, ना ही हमारे पास ब्लड को मैच करने की जरूरत पड़ती है। लास्टली हमारे पास हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च यूज किया जाता है फॉर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। हमारे पास 6% सोल्यूशन यूज किया जाता है, अमाइलोपैक्टिन होता है और इसके अंदर हमारे पास लेकिन कुछ हमारे पास साइड इफेक्ट्स शो करता है। उसके अलावा हमारे पास क्रिस्टलाइन प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मल सेलाइन का इंजेक्शन दिया जाता है या फिर हमारे पास डेक्स्ट्रोज 5% का इंट्रावेनसली आईवी बैग्स दिए जाते हैं। लेकिन और ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट जो प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स है, जो आईवी जो हम सब्स्टिट्यूट्स देते हैं, ये सारे का हमने ध्यान रखना होता है कि ये जो सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं ये हमारे पास प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड हो और तभी यूज किए जाते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हमने हेमाटोनिक्स के बारे में पढ़ा और हेमाटोनिक्स हमने 3 एजेंट्स कवर करे, एरिथ्रोपोएटिन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है ये हमारे पास मैचुरेशन के अंदर काम करते हैं आरबीसीज का, और एरिथ्रोपोएटिन जो है ये हमारे पास रेगुलेशन का काम करता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आया था दैट वाज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या होते हैं? किसी इंजरी के टाइम पे अगर हमारे पास एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तो एक्सेसिव ब्लड लॉस को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है? प्लाज्मा एक्सपैंडर्स दिए जाते हैं। और प्लाज्मा एक्सपैंडर्स कौन से होते हैं? वो हमारे पास बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है उसको वापस नॉर्मल में लाने के लिए हेल्प करते हैं। तो क्या क्या एजेंट्स यूज किए जाते हैं हमारे पास? हमारे पास होल ब्लड प्लाज्मा, ड्राइड प्लाज्मा यूज किया जाता है। उसके अलावा कोलॉइडल प्रिपरेशंस आती हैं जिनके अंदर हमारे पास पॉलीविनाइल पायरोलिडोन यूज किया जाता है, या फिर हमारे पास क्रिस्टलाइन प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स यूज किए जाते हैं, या फिर हमारे पास जिलेटिन यूज किया जाता है, या फिर स्टार्च यूज किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोआगुलेंट्स और एंटीकोआगुलेंट्स के बारे में